संसद में बवाल, बाहर कुत्ते की आवाज में भौंक रहे मोदी से बार बार हारती कांग्रेस ने गजब कांड कर दिया। बंगाल पर पीएम मोदी की मीटिंग, बंगाल में ममता को 100% हराने का प्लान बन गया क्या? दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि सीन से गायब केजरीवाल के कमबैक की चर्चा होने लगी है? और संसद से लेकर सड़क तक अचानक मुसलमान और जिहाद की गूंज तेज। आज क्या बवाल हो गया? पहले देश की इस पूरी पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ कदम दूर है। राहुल गांधी कांग्रेस को 95 चुनाव हरवा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि ना समझने को तैयार, ना सुधरने को तैयार। अभी ये लोग बिहार का चुनाव हारे हैं बॉस, लेकिन इससे सबक लेने की जगह फिर कांड पे कांड कर रहे हैं ये लोग। जिनकी वजह से ये बार बार चुनाव में पिटते हैं, वही कांड कर रहे हैं। कभी संसद में कुत्ता ले आना, कभी नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो बनाकर पर्सनल अटैक करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना। ये सब तमाशा कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के बॉस कि ये कोई सीरियस पार्टी या नेता है। 95 हार के बाद तो आदमी को खुद लगने लगता है यार कि कुछ तो चेंज लाएं। लेकिन कांग्रेस और चेंज, भाई ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या रिश्ता है इनका? आज तो कांग्रेस के नेताओं ने गजब ही कर दिया। एक कांग्रेस नेता तो कुत्ते की आवाज निकालने लगी, दूसरे कांग्रेस के नेता मोदी पर एक भद्दा एआई वीडियो डालने लगे। ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं जिसे आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई ये कांग्रेस का क्या ही होगा। कांग्रेस के नेता आज जब ये सब कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है कि लोगों को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी करने को तो अभी कांग्रेस के पास शायद कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनके नेता सारा समय ड्रामा में लगा रहे हैं। और आप अंतर देखिए कि इधर चुनाव हारकर भी कांग्रेस के नेताओं को तमाशा करने से फुर्सत नहीं, उधर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर भी बैठते नहीं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, टास्क दे दिया, चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दे दिया। आज ममता बनर्जी के खिलाफ पीएम मोदी ने बीजेपी को क्या टास्क दिया? ममता को बंगाल में इस बार हराने का क्या फॉर्मूला दिया गया है? कैसे 100% ममता को हराना ही है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को क्या नई चुनौती दी है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा मचा है, कैसे अखिलेश के सांसद ने खुलेआम संसद में उस जिहाद की बात की पैरवी कर दी जो जिहाद की बात मदनी जैसे मौलाना कर रहे थे। बीजेपी ने क्यों राहुल गांधी के चहेते मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कह दिया? क्या केजरीवाल का दिल्ली में कमबैक होने वाला? इस पूरी पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात करूं उससे पहले एक झलक देखिए। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। कांग्रेस के नेताओं ने गजब कर रखा है बॉस। जिस वक्त संसद चल रही है उस वक्त ये लोग संसद के अंदर बवाल कर रहे हैं, बाहर कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कुत्ते को लेकर बवाल मचा दिया। आज जब उसी बवाल को लेकर रेणुका चौधरी से सवाल किया गया, देखिए वो कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं भाई, भौं भौं कर रही हैं। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान। दुनिया हंस रही है बॉस कि नरेंद्र मोदी से हारते हारते इन लोगों को क्या हो गया है कि कुत्ते की आवाज निकालने पर आ गए। सोचिए, एक सांसद है भाई, इनसे सवाल किया गया तो भौं भौं कर रही हैं। जवाब नहीं देना था तो न देती, नो कमेंट्स कह देती। कुत्ते की आवाज निकालने लगी भाई। अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का। हैरानी की बात यह कि जब कांग्रेस सांसद की इस तरह की हरकत को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तो पार्टी के प्रवक्ता खुद सांसद की हरकत का समर्थन करने लगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां तक कह दिया कि वो तो इसी तरह का जवाब देते। सुनिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता।
मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। मतलब आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा। कैसे चेंज आएगा बॉस? किसी को किसी की गलती ही नहीं दिख रही है। सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं कि तुम मेरी खुजा मैं तेरी खुजा वाला हिसाब है। सब मस्त हैं अपने में कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये वही पवन खेड़ा हैं जो पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को भी सही ठहरा रहे थे। कह रहे थे कि एआई वीडियो में कुछ गलत नहीं है। उस वीडियो के बाद अब फिर कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी का नया और भद्दा एआई वीडियो डाला है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते की आवाज निकालने वाले मैटर को समझिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के सांसद ने अपनी हरकत से हंगामा खड़ा किया है। दरअसल सोमवार को रेणुका चौधरी जब संसद आई तो उनकी कार में एक कुत्ता था। इस पर विवाद हुआ तो सफाई में उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। रेणुका चौधरी ने सांसदों की तुलना जानवर से कर दी। इसी विवाद को लेकर कुछ सांसदों ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की। इसी विवाद में राहुल गांधी कूद पड़े। उन्होंने रेणुका चौधरी को भाषा की नसीहत देने के बजाय संसद के नियमों पर सवाल उठा दिए। मैंने कहा ना बॉस, इनका ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हिसाब सेम है। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे आई बिलीव। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी, रेणुका चौधरी, पवन खेड़ा सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर राहुल गांधी चुप है। कांग्रेस प्रवक्ता समर्थन कर रहे हैं। जब पार्टी का में माहौल ही यही होगा तो फिर भाषा की मर्यादा की उम्मीद किससे की जाए? बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस तरह की बयानबाजी संसद की गरिमा को ध्वस्त करती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की वो सांसद हैं जिनकी हरकतों को लेकर पीएम मोदी खुद उनकी क्लास लगा चुके हैं। पहले भी रेणुका चौधरी इसी तरह के कई काम संसद के अंदर कर चुकी, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था। लेकिन कांग्रेस में कोई सबक लेने को तैयार नहीं। सुनिए एक बार रेणुका चौधरी कैसे संसद में पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो हा 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 हंस रही थी, और पीएम मोदी ने कैसे उनकी क्लास लगाई। 20 साल पहले सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। यानी नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में सौम्यता के साथ इनको बता चुके हैं कि ये गलत कर रहे हो। लेकिन पहले ऐसी हंसी, अब कुत्ते की आवाज में भौंकना, क्या है भाई? आज नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बात इसलिए याद आई क्योंकि संसद के बाहर हो या संसद के अंदर कांग्रेस के नेता आजकल इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिसे सीरियस राजनीति न कहकर सिर्फ ड्रामेबाजी ही कहा जाएगा। ये लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि देश उन्हें देख रहा है, और यही सब कीजिएगा तो पब्लिक आपको सीरियसली लेगी। दुनिया भी देख रही भाई, दुनिया के कई देशों के लोग हमारे यहां संसद को देखने आते हैं। संसद का सत्र जब चलता है तो कार्रवाई देखने के लिए विदेशों से प्रतिनिधि आते हैं। जॉर्जिया देश के कुछ संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य राज्यसभा में मौजूद थे। जब राज्यसभा में सभापति उनका स्वागत कर रहे थे तब राज्यसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा था। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को समझाया कि भाई विदेशी मेहमान आए, ऊपर बैठे देख रहे हैं सब आंख फाड़ फाड़ के कि क्या ही चल रहा है, मत करो ऐसा, कम से कम स्वागत तो कर लेने दो। लेकिन इस हंगामे को देखकर जॉर्जिया के सांसद खुद परेशान।
आप देखिए उनकी आंखें फटी हुई हैं कि क्या ही चल रहा है इस देश के संसद में भाई, जिसको हम देखने आए हैं, जिनसे सीखने आए हैं। लेकिन विपक्ष को कोई फर्क पड़ रहा है कि देश की बेइज्जती हो रही है? लगे हुए हैं अपना। देखिए कैसा माहौल था वहां। Chairman of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please let me complete this welcoming them. A delegation has come. A delegation has come. I am going to read we are welcoming them. A delegation from Georgia has come. बताइए, जॉर्जिया से एक डेलीगेशन आया हुआ है, बेचारे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता कि देश की बदनामी होगी। इसी तरह का हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब बोलना शुरू किया तो आरजेडी के सांसद अभय सिन्हा मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। ऐसे में ओम बिरला को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उनको चेतावनी देनी पड़ गई कि ये सब न कीजिए। देखिए वहां क्या हुआ। फोटो खींच लिया है माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो की तरह मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। ये तो संसद के अंदर का हाल है। संसद के बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं कि कुत्ते की आवाज निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक नेता तो नरेंद्र मोदी का ऐसा भद्दा एआई वीडियो लेकर आ गई जो वाकई शर्मनाक है। अभी बिहार में ये लोग देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती। अभी बिहार में देख चुके हैं कि मां की गाली दी थी तो क्या हालत होगी। लेकिन पीएम मोदी का यह एआई वीडियो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्विटर पर पोस्ट किया। 6 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री को चाय वाला दिखाया गया और एक हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है और रेड कारपेट पर पीएम चल रहे हैं। पीछे कई देशों के और भारत के झंडे लगे हुए हैं, एक झंडा बीजेपी का भी लगा हुआ है और प्रधानमंत्री को चाय ले लो बोलते हुए दिखाया गया। रागिनी नायक ने यह वीडियो पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को फंसा दिया, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बताकर उन्हें नीचा दिखाने की गलती की। उस गलती की भरपाई कांग्रेस आज तक कर रही है और अब वही गलती कांग्रेस की रागिनी नायक ने दोहरा दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या रागिनी नायक ने राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को क्या 10 साल और आगे धकेल दिया? ये लोग क्या माने बैठे हैं कि ना राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठने ही नहीं देंगे पीएम की। भाई ये समझ ही नहीं रहे हैं कि पब्लिक क्या पसंद नहीं कर रही है और क्या पसंद कर रही है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने रागिनी नायक को कांग्रेस का नया मणिशंकर अय्यर बताया है। मुझे लगता है एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। मणिशंकर अय्यर जब जब अवतार लेते हैं तब तब कांग्रेस का क्या होता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। पीएम मोदी पर पर्सनल हमला कांग्रेस को बार बार भारी पड़ रहा है। यह ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाल ही में ऐसी गलती कांग्रेस ने बिहार चुनाव के वक्त की थी। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो पोस्ट कर दिया था और बिहार के नतीजों ने बता दिया कि पीएम मोदी पर पर्सनल हमले पब्लिक नहीं पसंद करती। लेकिन इन लोगों ने जैसे कसम खाई है कि राहुल गांधी के 100 हार का रिकॉर्ड बनवाए बिना न मानेंगे। पीएम मोदी का एआई वीडियो देखकर बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की तगड़ी क्लास लगा दी। सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस की राजनीति आज आइडिया नहीं एआई पर चल रही है। जो पार्टी 140 साल में एक नेता खड़ा नहीं कर सकी वो अब एआई वीडियो बनाकर अपना राजनीतिक दिवालियापन छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने नीचता का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह हरकत बताती है कि कांग्रेस का असली हाईकमान अब एआई है, क्योंकि पार्टी में दिमाग बचा ही नहीं है। यह अपमान कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा, यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बिहार में बड़ी चुनावी हार के बाद कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। कांग्रेस वो रिफॉर्म तो कर नहीं रही। पीएम मोदी जो देश के लिए बड़े बड़े रिफॉर्म कर रहे हैं, कांग्रेस को उससे भी दिक्कत है। इसमें ये इन लोगों का व्यवहार देख करना आपको अंदर समझ में आएगा कि ये लोग अंदर तक ना चिढ़ गए। ये आदमी हार क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये जो हरकतें हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं। पॉलिटिक्स में होता है, लोग एक दूसरे को बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता है। लेकिन ये लेवल जो है ना कि कहीं रैली में मां की गाली दे दी, कहीं मां का एआई वीडियो बना दिया, कहीं चाय वाला दिखा दिया, ये सब फ्रस्ट्रेशन दिखाता है।
2 दिन तक एसआईआर पर बवाल मचाने के बाद आज विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 4 नए लेबर लॉ के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए। विपक्ष ने मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस कांड पर कांड करके उसी में फंसी है। उधर नरेंद्र मोदी देखिए, वो एक चुनावी जीत के बाद रुकते नहीं, दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस को पता ही नहीं है उनको बंगाल में करना क्या है। यहां नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात भी कर ली और बंगाल में अगले साल के जीत का टारगेट दे दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से बंगाल में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों में नया जोश भरा। पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। इस मुलाकात में मालदा उत्तर से खगेन मुर्मू भी थे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला कर दिया था। पीएम मोदी ने खगेन मुर्मू से उनका हालचाल भी पूछा। तो आप कैसे जीतिएगा बॉस? वैसे ही बंगाल में कांग्रेस खत्म है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी बना हुआ है माहौल, और उसमें भी वो लोग सोए हुए हैं अभी। अब उठेंगे तो देखेंगे, राहुल गांधी मूड बनाएंगे कि अब झाड़ वाड़ के चलो अब बंगाल में घुसेंगे। तब तक उधर खेला खत्म हो जाता है। राहुल गांधी जब तक बैट निकाल के आते हैं मैदान में, तब तक लोग किट समेट रहे होते हैं कि मैच खत्म, अब आए हो। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में हम ये चुनाव जीतें। आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। पीएम मोदी ने एसआईआर को लेकर कहा कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, होनी ही है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क करने के लिए कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की है, उधर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को नई धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मालदा में एक एंटी एसआईआर रैली के दौरान कहा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लागू करने की इस चाल के पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, बंगाल में एसआईआर करके बीजेपी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। बंगाल और बिहार एक जैसे नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह चालाकी और चाल से बंगाल नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि इमरजेंसी जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। बीजेपी खटमलों की तरह है, वो तब तक काटते हैं जब तक आप उन्हें हटा नहीं देते। इधर ममता बनर्जी बीजेपी से टक्कर ले रही हैं, उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी भिड़े हुए हैं। कांग्रेस को कुछ नहीं तो इन दोनों नेताओं से ही सीख लेना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में आज एमसीडी के 12 वार्ड्स पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। 12 में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट आई, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को भी 1 सीट पर जीत मिली। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुए पहले एमसीडी चुनाव में पार्टी को 2 सीट का नुकसान हुआ है। यानी देखने में तो लग रहा है कि बीजेपी को 7 सीट, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 9 सीट आई थी, घट गई है 2 सीट। उपचुनावों में बीजेपी ने जिन 2 सीटों को खोया है, वो दोनों सीट आम आदमी पार्टी को मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी अपनी 2 पुरानी सीटों पर हार मिली, इस वजह से उसके पास पहले की तरह 3 ही सीटें रही। 3 सीटों पर जीत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। यानी बीजेपी के लिए यह एक अलार्म है बॉस। अगर बीजेपी 7 सीट जीतकर खुश है तो फिर खुश रह ले, लेकिन उनके लिए सोचने का विषय है कि सरकार बनने के बाद उनकी 2 सीट घट कैसे गई, 2 बढ़नी ना चाहिए थी। और आम आदमी पार्टी की 3 सीट इंटैक्ट है। इनफैक्ट एक तरीके से देखें तो उनको 4 सीट है, क्योंकि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला कैंडिडेट जीता वो आम आदमी पार्टी का ही नेता था, जिसको टिकट नहीं मिला तो उधर से जाके लड़ा। तो अगर केजरीवाल की सीटें इंटैक्ट है, बीजेपी की घट रही हैं, कांग्रेस और दूसरे लोग जगह बना रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी को दिल्ली में समझना होगा कि यह क्यों हुआ है। क्योंकि कांग्रेस तो देखिए सुधर नहीं रहे, उधर इंडी गठबंधन भी गलतियों पर गलतियां कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति में नेता कुछ भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक खो जाने का ऐसा डर है कि गलत को भी सही साबित करने में इंडी गठबंधन जुटा है। वोट बैंक के लिए ऐसे बयानों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं जिसका विरोध मुस्लिम संगठन तक कर रहे हैं। आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौलाना महमूद मदनी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें मदनी ने जिहाद को जायज ठहराया था।
आप भी सुनिए कैसे वक्फ रजिस्ट्रेशन की बात करते करते समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि जिहाद करना पड़ेगा। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? आज जिस जिहाद की बात समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, उसकी परिभाषा जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने बताई थी। इसके बाद जिहाद को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी महमूद मदनी के बयान से किनारा कर लिया। ऐसे में आज महमूद मदनी को दोबारा सफाई देने के लिए आना पड़ा। आज महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं। जिहाद पर दिए बयान को लेकर महमूद मदनी सफाई दे रहे हैं, तो AIMIM के नेता कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनिए ओवैसी के पार्टी के अख्तरुल ईमान ने क्या कहा। आप लोग जरा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। जहां भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, जबान से हो, ताकत से हो, इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद क्या है? लफ्ज जोहद है, जिसके माने कोशिश करना, प्रयास करना है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के साथियों की तुष्टीकरण वाली सियासत का आज बीजेपी ने भी जवाब दिया। सुनिए बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बंगाल में ममता बनर्जी पर अब बीजेपी तुष्टीकरण के कौन से नए आरोप लगा रही। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी टीएमसी ये जो तख्ते पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास एक मस्जिद है और इस वजह से एयरपोर्ट के संचालन में दिक्कत आ रही है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से जोड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के चक्कर में यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। सुनिए बीजेपी के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है क्योंकि उसके लिए रनवे को बढ़ाया नहीं जा रहा है और एक एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह के रनवे के पास मस्जिद होना, मस्जिद तो कहीं से भी शिफ्ट हो सकते, यूएई में होता है, बाहर के अरब देशों में मस्जिद शिफ्टिंग होता है क्योंकि मस्जिद। हालांकि टीएमसी का कहना है कि रनवे के पास मस्जिद बहुत लंबे वक्त से, बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है। उधर ममता बनर्जी वक्फ कानून के मामले को लेकर भी फंस गई हैं। लेकिन मालदा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करके बंटवारा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी ने बनाया था, हम ये कानून नहीं लाए। हमने इसके खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। मैं धर्म पर राजनीति नहीं करती, मुझे सभी धर्मों से प्यार है।
ममता बनर्जी खुली चेतावनी दे रही हैं कि वो लोगों की संपत्ति को किसी को छूने नहीं देंगी। इधर ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को साधने में लगी हैं। उधर तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लग रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवताओं पर जो कह गए उसके बाद तो उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवताओं पर बोलते हुए कहा था कि हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं, क्या ये 3 करोड़ हैं? इतने सारे भगवान क्यों? अगर लोग सिंगल हैं तो उनके भगवान हनुमान हैं। जिन्होंने 2 शादियां की हैं उनके लिए अलग भगवान है। जो शराब पीते हैं उनके भी अलग भगवान है। जो मुर्गे की कुर्बानी देते हैं उनके भी अलग भगवान है। जो दाल चावल खाते हैं उनके भी अलग भगवान है। हर समूह का अपना भगवान है। रेवंत रेड्डी के बयान के विरोध में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं पर दिए विवादित बयान को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी से कहा कि माफी मांगो बॉस, ये क्या कह रहे हो आप? बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की श्रीलंका को अब हनुमान जी ध्वस्त करेंगे। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं। किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के गठबंधन के साथी हों, हिंदू धर्म को लेकर ये लोग विवादित बोलते ही रहते हैं। और एक तरफ तो ये भी कह देते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। असली वोटों के लिए तुष्टीकरण किसको कहते हैं फिर, अगर इसको नहीं कहते तो? और ये परंपरा चली आ रही है बॉस, आज की नहीं है। पाठशाला में आप अगला चैप्टर देखिए। सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू। राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि कोहराम मच गया, इतिहास का चैप्टर खोल रहा हूं। सरकारी दावा, सरकारी संपत्ति, लेकिन वक्फ को देने की वकालत। इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी जो आपको हैरान कर देगी। नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव तक हिंदू से दूरी और मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण के जो गजब गजब कारनामे इन लोगों ने किए हैं, अब उसका चैप्टर आपको दिखाता हूं। आज तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का जो रूप आप देख रहे हैं ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें भी कांग्रेस और गांधी परिवार के तुष्टीकरण का एक नया चैप्टर खुल गया है, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नया दावा करके खलबली मचा दी। राजनाथ सिंह के एक बयान से पूरी कांग्रेस तिल मिलाई हुई। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू तो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और इसके लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल करना चाहते थे। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि राजनाथ सिंह के इस दावे का सच क्या है, कैसे राजनाथ सिंह के नेहरू पर नए खुलासे से कांग्रेस को आग लगी। इसके अलावा यह भी दिखाऊंगा कि कैसे सरकारी दावा, सरकारी संपत्ति, लेकिन वक्फ को देने की वकालत इंदिरा गांधी ने कौन सी चिट्ठी लिख दी थी। नेहरू, इंदिरा, राजीव सबने हिंदू से दूरी और मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए कैसे कैसे गजब कारनामे किए हैं, आज आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले जो बवाल मचाया उसकी एक झलक देखिए। जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। आरएसएस को बैन करने का तो लेटर मुझे पता है कि आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल ने। राहुल गांधी जरूर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ा दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और वो भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके। नेहरू की इस बात का विरोध उस समय सरदार पटेल ने किया था। एक बार राजनाथ सिंह को सुनिए।
फिर इस बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन कैसे तिलमिला गई, इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है, सब आपको दिखाऊंगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे अभी राम मंदिर भी तो बना है। राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना, ये बता दूं आपको, करोड़ों हिंदुओं के पैसे से बना है। खैर, जवाहरलाल नेहरू और बाबरी मस्जिद का जिक्र करके राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की कमजोर नस दबा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन अब इस बात की चर्चा होने लगी, जिससे कांग्रेस भड़क गई और राजनाथ सिंह पर हमला बोल दिया। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है, रोज रोज इस तरह की बातें निकाल लाते हैं। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि नेहरू बड़े दिल के नेता थे, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह सबूत दें या फिर माफी मांगे। राजनाथ सिंह ने नेहरू और बाबरी मस्जिद को लेकर जो बातें कही उसका सबूत मांगा जा रहा है। इस दावे का दस्तावेजी प्रूफ क्या है वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार इन नेताओं को सुनिए। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। आरएसएस को बैन करने का तो लेटर मुझे पता है कि आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल ने, और सरदार पटेल ने उनकी घृणा की राजनीति को किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो दिल बहुत बड़ा था, वो तो बहुत बड़े दिल के आदमी थे, उन्होंने तो सबको गले लगाने की कोशिश की। आज आप उन्हीं को बोल रहे हो, उन्होंने अगर वो ना होते तो आज सरदार पटेल जी के उसके ऊपर काम हुआ होता तो कम से कम इस विचारधारा का तो अंत हुआ होता उसमें। राजनाथ सिंह is an irresponsible man. He should come out with a proof whether Nehru was trying to fund the Babri Masjid. So I feel that he should look into it, give proof. If he can't give proof, he should resign and say pardon, ask for pardon from the country. जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कहां लिखा है कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, उन्हें सरदार पटेल की बेटी की किताब पढ़नी चाहिए। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने द इनसाइड ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 to 1950 में इस घटना के बारे में साफ साफ लिखा है। इसी किताब के 24वें पन्ने पर मणिबेन पटेल ने लिखा कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। जनता ने 30 लाख रुपए का दान दिया है। पटेल ने नेहरू से कहा कि एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब और सदस्य के एम मुंशी हैं। इस काम के लिए कोई सरकारी धन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह सुनकर नेहरू खामोश हो गए। यानी इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़कर यह साफ लगता है कि सरदार पटेल ने कह दिया कि सरकारी पैसा नहीं जाएगा बाबरी मस्जिद बनने में, और इसका सोमनाथ मंदिर से कंपैरिजन मत करो, वहां लोगों का पैसा लगा है। और इसीलिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बने। मणिबेन ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू और पटेल के बीच यह बातचीत 20 सितंबर 1950 को हुई। यानी नेहरू चाहते थे कि अगर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है तो बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही, सुनिए एक बार। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मणिबेन पटेल ने अपनी किताब में जीडी बिड़ला के हवाले से एक बड़ी बात भी लिखी है। मणिबेन पटेल की किताब के मुताबिक 13 सितंबर 1950 को जीडी बिड़ला ने कहा कि पंडित जी का पूरा परिवार इस्लाम कबूल कर चुका होता अगर वो गांधी जी के कांटेक्ट में नहीं आए होते। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पर क्या कहा।
देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाहते थे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जरूर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं। ममता बनर्जी के उनकी पार्टी के नेताओं ने ये घोषणा कर ही दी है कि भाई हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं, उनके यही मंसूबे हैं। वो इस देश को हिंदुस्तान की जगह तालिबान बनाना चाहते हैं, भारत को बंगाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आप यह भी देखिए कि जब सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण हो रहा था, नेहरू उससे खुश नहीं थे। बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, सरकारी खजाना खुले ना खुले इसकी बात हो रही थी, लेकिन सोमनाथ मंदिर को लेकर खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1950 में जब सरदार पटेल का निधन हो गया तो नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े के.एम. मुंशी जैसे लोगों के खिलाफ हो गए। इतिहासकार मक्खन लाल के मुताबिक नेहरू ने के.एम. मुंशी को बुलाकर कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ के पुनर्निर्माण में लग गए, यह हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। ये थे नेहरू, कह रहे थे ना वो कांग्रेस के सांसद, नेहरू का दिल बहुत बड़ा था, हिंदू के मामले में छोटा हो जाता था, इतना सा। लेकिन सोमनाथ मंदिर के निर्माण का काम चलता रहा और इसके उद्घाटन समारोह के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण गया। नेहरू यह भी नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वो सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लें। नेहरू ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो सोचते हैं कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का यह उचित समय नहीं है, बाद में इसे धीरे धीरे किया जा सकता था। फिर भी मैं सोचता हूं कि बेहतर यही होगा कि आप उस समारोह की अध्यक्षता ना करें। लेकिन प्रसाद ने नेहरू की सलाह को नहीं माना और सोमनाथ के लिए रवाना हो गए। इस तरह की घटनाओं का इतिहास कांग्रेस में भरा पड़ा है और इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपना डीएनए नहीं भूलना चाहिए। एक बार सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि खाली नेहरू थोड़ी हैं, इंदिरा गांधी भी यही ट्रैक पे थी। आपको दिखाऊंगा अभी उनकी चिट्ठी, पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी पर भी तुष्टीकरण के कई आरोप लग चुके हैं। जिस मथुरा में मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई हो रही है, उसी मथुरा में इंदिरा गांधी की वजह से जो हुआ था वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इतिहासकार मीनाक्षी जैन का दावा है कि 1970 के दशक में जब कांग्रेस की केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई थी तो इंदिरा गांधी को बहुमत के लिए मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। मुस्लिम लीग ने समर्थन के बदले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव में से 3.37 एकड़ जमीन मांगी। इसी जमीन पर मस्जिद बनी है जो कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल में है। इंदिरा गांधी को लेकर तुष्टीकरण वाली राजनीति का यह एक आरोप नहीं है कि उनसे ऐसा डिमांड किया गया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वक्फ संपत्तियों को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी। 26 मार्च 1976 को लिखी चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से क्या कहा था, इस चिट्ठी में सुनिए। उन्होंने कहा था कि वो पिछले कुछ समय से वक्फ प्रशासन को बेहतर करने के लिए परेशान है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ बोर्ड के पास ही रहे। कई वजहों से कई वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकारों और प्राइवेट संस्थाओं का कब्जा हो गया है। इन वक्फ संपत्तियों के सेटलमेंट के लिए कुछ सुझाव आपको दे रहे हैं। जहां संभव हो वहां वक्फ संपत्तियों को फौरन खाली करके वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दिया जाए। जिन वक्फ संपत्तियों पर इमारतें बन गई हैं जिनको खाली करना संभव नहीं है, वहां राज्य सरकारें वक्फ को बाजार मूल्य का प्रीमियम देने के बाद परमानेंट लीज करें। इन सुझावों पर अमल हो रहा है कि नहीं, इसे हर महीने रिपोर्ट बनाकर मुझे और वक्फ मंत्री को दीजिए।
यानी जो जमीन सरकार के अधिकार में थी, जिस पर वक्फ दावा कर रहा था, उसे भी इंदिरा गांधी ने वक्फ को लौटाने का सुझाव दिया था। मैंने कहा ना, पूरा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है बॉस इन लोगों का। नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी का भी तुष्टीकरण वाला अलग चैप्टर है। राजीव गांधी ने तो ऐसा काम किया जिससे पूरा देश हैरान रह गया था। मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। शाबानो केस तो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंदौर की शाबानो को उसके पति ने तलाक दिया। पति ने शाबानो को 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। शाबानो अपने पति से गुजारा भत्ता देने की मांग कर रही थी, लेकिन उसके पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और शाबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। शाबानो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। शाबानो के पति ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो के हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर में मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क गए, तो राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया। 1986 में संसद में एक एक्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य कर दिया। और 2013 में हमने आपको बताया है, 2013-14 में इलेक्शन के ठीक पहले कैसे मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ को देके गई। तो भाई नेहरू से लेकर यहां अभी राहुल गांधी के रिजीम तक लास्ट जो रहा, कोई चेंज नहीं आया है बॉस। कांग्रेस नहीं बदलती, लेकिन नरेंद्र मोदी भी एक मामले में नहीं बदलते, और वो है दोस्ती। पाठशाला में अब उसी का अगला चैप्टर। दोस्त मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं पुतिन, लेकिन उनके आने से ठीक पहले रूस ने क्या किया कि ट्रंप मुनीर दोनों को झटका लगा। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर ऐसी तैयारी जिसे सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। पुतिन भारत पहुंचे उससे पहले क्यों इंडिया आ गया, उनका पर्सनल टॉयलेट और टेलीफोन बूथ, आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर टिकी, क्योंकि यह वही रूस है जिससे दोस्ती तोड़वाने के लिए पूरी दुनिया ने मोदी के खिलाफ जोर लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ट्रंप ने तो सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन पुतिन और मोदी की दोस्ती का दम अब ट्रंप भी देखेंगे और पाकिस्तान का मुनीर भी। पुतिन के भारत दौरे से कैसे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक में बेचैनी है। भाई वो ट्रंप को लग रहा होगा, मैंने तो कहा था कि तेल मत खरीदो, अभी तो ये पुतिन आएंगे, पता नहीं क्या क्या खरीदने वाला है भारत रूस से। आज आपको बताऊंगा कि भारत और रूस के बीच पुतिन के दौरे पर क्या होने वाला है, जिससे मुनीर के भी पसीने छूट रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो रहा है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी की जमकर चर्चा हो रही है। पुतिन की सुरक्षा के लिए ऐसी तैयारी हो रही है जिसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुतिन के आने के पहले ही उनका पर्सनल टॉयलेट, टेलीफोन बूथ, ये सब भारत क्यों आया है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले इस ऐतिहासिक दौरे की एक झलक देखिए। जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है, और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस ने कैसे ट्रंप और मुनीर को बड़ा झटका दिया और पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर क्या गजब तैयारी है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले पुतिन के भारत में 30 घंटे का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, यह सुन लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम को 7 बजे प्राइवेट डिनर की मेजबानी करने वाले हैं। 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे सेक्टर्स में डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देने वाली है। करीब 30 घंटे के भारत दौरे के बाद 5 दिसंबर की देर रात पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। अब यह भी देखिए कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस ने कैसे ट्रंप और मुनीर को बड़ा झटका दे दिया। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ हुए अहम सैन्य समझौते
रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को इसी साल 18 फरवरी को मंजूरी दी गई थी। रेलोस के तहत दोनों देशों के सैन्य जहाज, विमान और सैन्य टुकड़ियों का एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा होगी। इसमें ईंधन भरना, मेंटेनेंस, तकनीकी सहायता और इमरजेंसी मदद देना शामिल होगा। भारत के लिए यह डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास करीब 70% हथियार रूसी तकनीक वाले हैं, जिनमें सुखोई फाइटर जेट्स, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार शामिल हैं। ऐसे में रेलोस डील के तहत रूस के लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने का भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए भारत और रूस के बीच हुई इस डील को नो लिमिट वाली पार्टनरशिप कहा जा रहा है और इस धमाकेदार डील को लेकर मुनीर और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ने वालों को इस बात की भी टेंशन होगी कि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच बड़ी न्यूक्लियर डील पर भी मुहर लग सकती है। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डील के तहत रूस भारत में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में मदद करेगा। डील के तहत शुरुआत में रूस से 5 से 10 रिएक्टर आएंगे। इसके बाद भारत में ही रिएक्टर्स का लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा। SMR बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स का छोटा और सेफ वर्जन है। ये फैक्ट्री में बनते हैं और ट्रक से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक पूरे शहर को रोशन करने लायक बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है। तो कहां डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि हम मोदी और पुतिन की दोस्ती तोड़वा देंगे, रूस से तेल खरीदना रुकवा देंगे। भाई यहां अलग लेवल की डील चल रही है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते थे अरे मोदी तो अब तेल नहीं खरीद रहे रूस से, ट्रंप के दबाव में आ गए। ये ट्रंप के दबाव का नतीजा है। ये ट्रंप के दबाव का नतीजा है। कोई पूछे राहुल गांधी से जाके। पुतिन के दौरे से नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का भी मैसेज क्लियर है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने जितना प्रेशर पुतिन पर बनाया उतना ही प्रेशर नरेंद्र मोदी पर बनाया। लेकिन पुतिन के भारत दौरे ने क्लियर कट यूरोप और अमेरिका को समझा दिया कि बॉस, भारत किसी के कहने पे नहीं चलता है। जो देश हित में है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। उसके लिए उन्हें राहुल गांधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और न ट्रंप से परमिशन लेटर चाहिए। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप की भी दिल्ली में होने वाली मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नजर हो, क्योंकि यह भी देखिए कि कैसे अमेरिका और यूरोप की तरफ से पुतिन के दौरे को टालने के लिए भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में फ्रांस के राजदूत, जर्मनी के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त ने आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया गया और उनके भारत दौरे पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। दरअसल अमेरिका और यूरोप के देश लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन पश्चिमी देशों को यह लग रहा है कि अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत होता है तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पुतिन को दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में जगह मिल जाएगी और इसलिए वो लोग हाथ पैर खूब मारे। हाथ पैर मारने से आज के इंडिया में न चलता बॉस, पुराने में चलता होगा। ट्रंप और यूरोप के देश भूल गए कि यह मोदी का नया भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है। इसलिए भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों के लेखों पर कड़ी आपत्ति जता दी। बाद में हो सकता है उसमें भूंजा डाल के भी खा लिए होंगे, बस बेकार है। इधर पुतिन के दौरे पर यूरोप के देशों ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उधर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दामाद को अमेरिका के स्पेशल दूत के साथ पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को भेज दिया। मकसद था पुतिन पर कूटनीतिक दबाव बनाने का, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को बैकफुट पर लाने का। लेकिन पुतिन पर दबाव बनाने का ट्रंप और यूरोपीय यूनियन का यह दांव भी उल्टा पड़ गया। पुतिन ने साफ कर दिया कि दुनिया कितना भी जोर लगा ले, रूस न झुकने वाला। भारत दौरे से ठीक पहले पुतिन ने अमेरिका और यूरोप को वार्निंग देते हुए दो टूक कह दिया कि उनकी युद्ध की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई युद्ध चाहता है तो रूस उसे करारी शिकस्त देगा। यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए कोई ना बचेगा। पुतिन ने यूरोप पर यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर प्रस्तावों को बार बार बदलने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें ऐसी मांगे शामिल हैं जो रूस को कतई मंजूर नहीं है। आगे पुतिन ने कहा कि शांति प्रक्रिया को रोकने के लिए रूस को बेवजह दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप के देश इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर नई डील पर मुहर लग सकती है। पुतिन के भारत दौरे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली में पुतिन की सिक्योरिटी के लिए पहले ही NSG, दिल्ली पुलिस, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स, मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर तैयार कर चुकी हैं। लेकिन पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम भारत पहुंच चुकी है, क्योंकि पुतिन की सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है वो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट माना जाता है। पुतिन जहां जाते हैं उनके साथ 4 लेयर की सिक्योरिटी रहती है।
आप देखिए पुतिन के आसपास कैसे उनके बॉडीगार्ड्स एक तरह से आयरन शील्ड तैयार कर देते हैं। पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स चारों तरफ से उनको घेर के रखते हैं। हर बॉडीगार्ड बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने की ताकत रखने वाली पिस्तौल से लैस रहता है। इनमें से एक के हाथ में जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी शील्ड बनाने वाला ब्रीफकेस मौजूद रहता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पुतिन के कार से उतरते ही कैसे उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। जिस जगह भी पुतिन का जाना तय होता है उस जगह को उनके बॉडीगार्ड पूरी तरह कवर कर लेते हैं। हर इवेंट से पहले पुतिन के ये बॉडीगार्ड उस जगह को एक किले में बदल देते हैं। एक और तस्वीर देखिए कैसे पुतिन के कार से उतरते ही उनके बॉडीगार्ड्स ने एक खास फॉर्मेशन बनाते हुए उनके चारों तरफ पूरा तरह से घेरा बना दिया। पुतिन की सिक्योरिटी का लेवल कितना हाई रहता है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुतिन के किसी भी दौरे में उनकी टीम पोर्टेबल टॉयलेट और पर्सनल टेलीफोन बूथ साथ लेकर चलती है। पुतिन कहीं का भी टॉयलेट यूज नहीं करते हैं भाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पुतिन जहां जाते हैं उनके कमरे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी टीम एक पोर्टेबल टॉयलेट लेकर लगा देती है। उसी में टॉयलेट करते हैं पुतिन, फिर लपेटा लेकर चल दिए। ऐसा क्यों किया जाता है यह समझना जरूरी है। दरअसल रूस नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर उनका डीएनए सैंपल दुश्मन के हाथ लगे, क्योंकि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में किसी भी इंसान की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए स्ट्रक्चर की जांच से किसी भी इंसान की सेहत के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसे में रूस को डर है कि पुतिन का डीएनए सैंपल लीक होने से यह पता चल सकता है कि उन्हें कौन सी बीमारियां हैं या वो किस चीज की दवा ले रहे हैं। क्योंकि अगर पुतिन को लेकर किसी गंभीर बीमारी का खुलासा होता है तो देश और दुनिया में उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हेल्थ को लेकर अफवाहें फैलने पर पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों में पुतिन की खराब सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा चुकी हैं और जिस तरह से पुतिन खुद को एक पावरफुल नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटे हैं वो अपनी खराब सेहत को लेकर किसी तरह की अटकलें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस लेवल की सिक्योरिटी रहती है और उस सिक्योरिटी के बीच पुतिन कल भारत पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में कल पाठशाला में आपको विस्तार से दिखाऊंगा। एक एक तस्वीर, एक एक एनालिसिस।